नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। कल जो हमने असाइनमेंट लिया था, कल हम लोगों ने समझ, संबंध और सुविधा इन तीनों की वरीयता पे बात की थी और इस पे ध्यान गया था कि कैसे जब हम संबंध पूर्वक जीना शुरू करते हैं, तो हम अखंड समाज के एक आधार बन जाते हैं। वैसे ही जब हम सुविधा की आवश्यकता को ठीक-ठीक पहचानते हैं और प्रकृति के साथ जुड़कर उसको पूरा करते हैं, तो हम सार्वभौम व्यवस्था के आधार बन जाते हैं। तो मानव चेतना के अर्थ को देखें, तो ये संपूर्णता दिखाई देती है कि मानव चेतना की पूर्णता इस अर्थ में है कि मेरे अंदर ज्ञान की समझ की पूर्णता हो जाए। हर मानव के साथ मैं संबंध को देख पाऊँ, स्वीकार पाऊँ, उसको जी पाऊँ, ताकि हर संबंध में मेरी जो भागीदारी है, वो दूसरे के सुख के अर्थ में हो। और मैं तो अपने आप को सुखी बना ही रहता हूँ, समझ और भाव के साथ। वैसे ही प्रकृति के साथ जो मेरी भागीदारी होती है, इस प्रकार होती है कि मेरे जीने से मेरे चारों तरफ व्यवस्था उभर कर आती है ना? मैं अपनी आवश्यकता को ठीक-ठीक पहचान पाता हूँ, उसको ठीक-ठीक पूरा कर पाता हूँ। इससे मैं अपने आप में समृद्धि महसूस करता हूँ और शेष प्रकृति के साथ जो मेरा जुड़ाव होता है, चाहे मैं उत्पादन कर रहा हूँ या संरक्षण कर रहा हूँ या शेष प्रकृति का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ, उससे मेरे आसपास की प्रकृति समृद्ध होती जाती है। जी, ये मानव चेतना कुल अर्थ है ना? और हम अभी चाहे जिस भी दायरे में जी रहे हों, हम इससे निकल कर इस पूरी संपूर्णता में जीना चाहेंगे कि नहीं? तो ये दिखता है कि 2 तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस की अपेक्षा है, इस कोर्स में भी और हमारे अपने जीने में भी, कि एक तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हमारे में व्यक्तिगत रूप से परिमार्जन हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में परिमार्जन कह रहे हैं। परिमार्जन का मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि ऐसा परिवर्तन जो स्थायी हो, परमानेंट चेंज। तो हमारे में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए, चेतना में परिमार्जन हो पाए, जहाँ हम अभी जीव चेतना में जी रहे हो सकते हैं या हम सुविधा के दायरे में जी रहे हो सकते हैं, उससे बाहर निकल कर हम पूरे संपूर्णता में जी पाएँ, समझ, संबंध और सुविधा इन तीनों को पूरा कर पाएँ। और जब मैं ऐसा सुनिश्चित कर पाता हूँ, तो मानव लक्ष्य की पूर्ति होती है ना? मेरी भागीदारी तो मानव लक्ष्य की पूर्ति के अर्थ में होती है, तो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अच्छी बात ये है कि मेरे तृप्ति के लिए सोसाइटी का ट्रांसफॉर्म होने पे कोई निर्भरता नहीं है। मैं जितना-जितना स्वयं में सही समझ एंश्योर करता हूँ, मैं तृप्त होता जाता हूँ। मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है और बाहर के ट्रांसफॉर्मेशन का एक सोर्स बन जाता हूँ। तो यही काम हम में से हर एक को करना है। कई बार ये भी भाव चला जाता है, अगर हम इस बात को ठीक से ना समझें, कि हम तो तभी सुखी होंगे जब सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोसाइटी जहाँ भी है, मुझे अपना रोल क्लियर हो जाता है ना? और इनफैक्ट एक चीज़ और आपको ध्यान में आएगा कि जब हम सही के अर्थ में प्रयास कर रहे होते हैं, तो सही के अर्थ में जो भी प्रयास अभी तक हुआ है इतिहास में, परंपरा में या जो अभी हो रहा है, उसको भी हम देख पाते हैं, है ना? अभी समाज में बहुत तरीके से बहुत लोग कुछ सार्थक करने में लगे हुए हैं। हम उनको भी एप्रिशिएट कर पाते हैं, उनको भी देख पाते हैं, है ना? उनका भी सदुपयोग कर पाते हैं। तो जितना-जितना हम पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, उतना सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में भागीदार हो जाते हैं और सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो काम हो रहे हैं, उसको भी हम एक्नॉलेज कर पाते हैं, उसका कनेक्ट हो पाते हैं, है ना? उसका सदुपयोग कर पाते हैं। तो ये 2 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो होने हैं, है ना? नमस्ते। अ, भैया सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि हम अपना जो विचार और अपेक्षा के स्टेट पे हैं तो वहां से हम अपने भाव देख पाए, भाव से जाके धारणा देख पाए और फिर धारणा में परिमार्जन करके हम मतलब ये अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस से इस पे पहुंच जाए, सो हमारी एक सही समझ बन जाए। मगर ये समझ में आ रहा है सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमको क्या अपेक्षा है, जैसे कि हम देख पाते हैं कि ये सभी लेवल पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में। तो हम सभी लोग ये देख पाए कि सभी लोग नेचुरल एक्सेप्टेंस के लेवल पे जाके अपने धारणाओं में हुए जो विरोध है, अंतर विरोध है, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होके
अपने मतलब सभी लोग ये को एग्जिस्टेंस देख पाए, ये सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है, होगा। इसको अभी दोनों को भैया डिस्कस करेंगे। जैसे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का तो मतलब ये है जो सामने स्लाइड पे है, कि जी जहाँ हम सिर्फ कल्पनाशीलता के आयाम में ही क्रियाशील हैं, उससे जी आगे बढ़कर हम ज्ञान के अनुभव के आयाम में भी क्रियाशील हो जाए। जी ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन ये है, तो जहाँ मानव लक्ष्य की पहचान ही नहीं हो पा रही है, बहुत सारी भ्रांतियों में जी रहे हैं और हर स्तर पर दुख और समस्या दिखाई दे रही है, चाहे व्यक्ति की बात करें, परिवार की बात करें, समाज की बात करें, प्रकृति की बात करें, है? तो उससे ट्रांसफॉर्म होकर हम इस मानव लक्ष्य को पूरा कर पाए। जैसा कल की शेयरिंग से निकल कर आ रहा था ना, और अभी तक की शेयरिंग से निकल कर आ ही रहा है कि अगर जी व्यक्ति समझ पा रहा है तो कॉलेज में वातावरण बन रहा है, क्लासरूम के अंदर वातावरण बन रहा है, व्यक्ति के परिवार में वातावरण बन रहा है, तो धीरे धीरे सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जी ना। तो जी हमारे अंदर जितना परिमार्जन होता है उतना हमारे चारों तरफ सहज रूप से एक परिमार्जन होने ही लगता है। हम्म। जी और नेचुरल एक्सेप्टेंस पे हम एक है, तो वहां से वो कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व होते जाएंगे। मतलब जब जितना हम उसके करीब पहुंचे जाएं, उतना उतना वो सब एक जी। होता जाए। जी। तो क्या हमको एक बार नेचुरल एक्सेप्टेंस स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे और हम्म जैसा है वैसा हम देख पाए, तो ज्ञान का जो आयाम है वो क्रियाशील होने लगता है। वो हम्म। होता है तो सहज रूप से हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट चले जाते हैं, क्योंकि जितना भी कन्फ्लिक्ट है वो मेरे मानने कारण है। जी जानना हुआ और कन्फ्लिक्ट है ना गायब हो गया, हट गया। तो जी कन्फ्लिक्ट मैंने ही बनाया हुआ था गलत चीजों को मानकर। तो कन्फ्लिक्ट मेरा अपना बनाया हुआ है स्वयं में। समाज में देखें तो हर मैं के द्वारा बनाया हुआ है, वास्तव में देखें तो कन्फ्लिक्ट है नहीं, जी है ना। तो ये जो नीचे काले में लिखा हुआ है, ये बहुत सारी मान्यताएं बन गई हैं। इन मान्यताओं का कन्फ्लिक्ट बन गया है। जो कई बार बात हो रही है कि अल्टीमेटली अगर हमको न समझ में आए कि मेरी चाहना निरंतर सुख की है, तो हम जिस चीज को सुख माने रहते हैं उसको हम लेकर लगे रहते हैं और सुविधा संग्रह का काम कर रहे होते हैं। तो हमें ये भी पता होता है कि चाहना सुख की है, हम चाहना सुविधा मान लेते हैं और फिर उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए हम असंख्य अनंत सुविधा संग्रह में लग जाते हैं। तो ये सब नीचे वाली स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब स्थिति ये है समाज की कि कोई साधन विहीन हो या साधन संपन्न हो, लक्ष्य एक दोनों का एक ही रूप में है कि भाई अधिक से अधिक सुविधा संग्रह हो जाए, और जितनी सुविधा भोग लेंगे उतना ज्यादा सुखी हो जाएंगे। इसलिए सुविधा को केंद्र में रखकर जितना भी समाज में काम हुआ वो पूरा नहीं पड़ा। जी तो एक लंबा स्ट्रगल रहा है ना, कि बिल्कुल। सबको सुविधा मिल जाए, है ना। बट सुविधा की आवश्यकता ही तय नहीं हो पाती, न कोई उसकी एक निश्चित विधि है, और संबंध चूंकि स्पष्ट नहीं होता, तो फिर ये भाव निकल के आने लगता है कि भाई हम जिसको भी सुविधा उपलब्ध करा देते हैं वही शासन करने को तत्पर हो जाता है, जी तो फिर क्यों ना हम ही शासन करें। तब पाएंगे जितने भी सुविधा केंद्रित विचार से सरकारें बनी, वो सरकारें बहुत ज्यादा शासन और शोषण करने लगी। जी भैया। अभी भी चल रहा है हम्म। ना। तो बात तो हुई थी कि भाई सबको समान रूप से सुविधा मिले, उसमें भी कई फॉर्मुलेशन आए। एक समान सुविधा मिले या आवश्यकता के अनुसार सुविधा मिले, है ना, या जिसमें जितनी क्षमता है उसके अनुसार सुविधा मिले। ये कई सारे जी फॉर्मुलेशन आए, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, है ना, ये अच्छी मार्क्सिज्म, आइडिया है कि लेनिनिज्म। मतलब हमारी धारणाएं जैसी है वैसे हम वो धारणाएं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने लगा। मतलब क्योंकि धारणाओं के बीच में भी, और धारणा अपने आप में भी कन्फ्लिक्ट पे आधारित थी। जी, क्योंकि वो सही अ, वो सुविधाओं के आधारित थी, सिर्फ हाँ सुविधा बिल्कुल। पे आधारित। हाँ। सुविधा आधार में सुविधा क्यों आता है? किसी कि मानव को शरीर मान लेते हैं, प्रकृति को जड़ मान लेते हैं, जी है ना। तो जी जीने की जो उपलब्धि दिखाई देती है वो सुविधा ही दिखाई देती है। दिन भर का जो जी कार्यक्रम दिखाई देता है वो सुविधा ही दिखाई देता है, और इसको जांच भी नहीं पाते हैं, है ना। और कई बार ये भी मान लिया गया, जैसे कार्ल मार्क्स ने कह दिया कि रिलीजन इज ओपियम, ये जो ज्ञान की बातें अफीम है। ऐसा कह दिया है कि अगर लोगों को ज्ञान की बातों में लगा दोगे तो लोग वास्तविक मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, है ना। जैसे अफीम खाकर आदमी बेहोश हो जाता है, वैसे ही बेहोशी में चले जाएंगे लोग। सेल्फ एक्सप्लोरेशन को उसने कंसिडर नहीं किया। जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कंडीशनिंग समझा धर्म को। उस समय भी जो रिलीजन का सेंस था
उसमें ऐसा हो सकता है कि मान्यताएं कंडीशन बहुत, है ना, मान्यताएं कुप्रथाएं बहुत बढ़ गई थी, तो लोग उसमें उलझे हुए थे, तो उसने अपने हिसाब से जो उसको लगा वो किया उसने, क्या है ना। होगा जी। रिलीजन का जो सही अर्थ है अगर वो दिख जाए, तो रिलीजन का सही अर्थ ये है कि मानव का मानव चेतना में संक्रमण हो जाए। हर रिलीजन का यही लक्ष्य है। ये जी नहीं दिखाई दिया, है ना, तो वो ध्यान से हट गया, इसलिए सुविधा को लक्ष्य बना के बनाया गया। दूसरी तरफ अगर देखें तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं, इसमें जितना सुविधा संग्रह का पोटेंशियल है उसको उतना अवसर मिलना चाहिए, तो कैपिटलिज्म तैयार हो गया, जी है ना। बट दोनों के केंद्र में देखें तो मूल रूप से सुविधा है, इसलिए उससे मानव लक्ष्य की पूर्ति की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ ओनरशिप का डिफरेंस है, सुविधा है सिर्फ, मतलब हाँ, मतलब उसके साथ बहुत सारे और निकलेंगे डिफरेंसेस, बट बिल्कुल अल्टीमेटली देखें तो क्योंकि सुविधा केंद्र में है, इससे समाज में व्यवस्था नहीं हो सकती, तो उससे बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल। में भी व्यवस्था नहीं हो सकती, व्यक्ति भी अपने आप में कभी समृद्धि नहीं महसूस कर सकता। जी भैया, जी, जी धन्यवाद भैया। बढ़िया भैया। जी जी। अ, नमस्ते भैया जी। जी नमस्ते। आज मैं जिस भी लेवल पे, जैसे अब मैं यदि गृहिणी हूँ तो घर में भी देखा जाए तो जिस तरह से हम अपना अवेयरनेस पानी के लिए या ऐसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऐसे छोटी छोटी से शुरू करें, तो देखते मैं ये देख पा रही हूँ कि हम कई बार खुद में ही परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि तो मैं खुद ही परेशान होने लग जाती हूँ, क्योंकि जनरली कोई समझना नहीं चाहता है या हर कोई तो उसको ओवरलुक कर ही रहा है। ऐसे लगता है आपको क्यों इतनी परेशान होने की पड़ी, आप ये भी सेव करो वो भी सेव करो। वही ना, तो फिर तभी ऐसा क्या है, लगता है लोगों कि की छोड़ दृष्टि। देना ही पड़ता है कई बार, ठीक है जिसको जो करना है अपने हिसाब से करो। मैं समझना चाह रही हूँ कि मतलब क्या करना चाहिए, या उस चीज के लिए बार बार बोलना चाहिए, या बच्चों को दे के लिए या मेड के लिए, ऐसी सब चीजें मैं अपने सराउंडिंग में देख पाती हूँ। तो मुझे मतलब मैं कई जगह पे ऐसे देखती हूँ फैमिली में भी, या किसी के यहाँ जाती हूँ तो मुझे मतलब थोड़ा परेशानी होती है कि ये लोग कैसे इतना वेस्ट कर रहे हैं, पर सॉल्यूशन तो नहीं दिखता है। ये भी बात एक अपने आप जी, में तभी क्या है, मानव के स्वयं में परिमार्जन के लिए कार्यक्रम नहीं है, जी जी है ना। फिर उसके साथ जो भी बातें हम कहते हैं उसमें उसको सुख नहीं समझ में आता है, इसमें कोई सुख है। जैसे हम लाइट जला कर छोड़ दे रहे हैं, है ना, बिजली की बर्बादी हो रही है, उससे संसाधनों की बर्बादी हो रही है, बट जी। इससे मेरा सुख जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति को स्पष्ट नहीं है। जब हम्म। स्पष्ट नहीं है तो इसलिए प्रेरणा नहीं बनती, उत्साह नहीं बनता, नहीं करते हैं कि नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बट वहीं पे अगर लगे कि बिजली का बिल अब ज्यादा आएगा और अपनी कमाई से हमको लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और उतनी कमाई है नहीं, तो लोगों को फिर इसमें लगता है कि आवश्यकता है इसको करने की। तो अभी क्या है कि हम कमाने और खर्च करने के बीच में जो समीकरण है उसको देखते हैं, सदुपयोग को नहीं देखते हैं। तो अगर मैं, है ना, 10 यूनिट कमा रहा हूँ और 5 यूनिट खर्च हो रहा है, तो ठीक है, छठा यूनिट बर्बाद भी हो जाए तो कोई बात नहीं। बट लगता है कि 10 यूनिट कमा रहा हूँ और 12 यूनिट खर्च हो जाएगा, या फिर 10 यूनिट कमा रहा हूँ और अभी हाँ नहीं, मैं 5 यूनिट की बस बचत हो ये रही थी, अब 4 यूनिट की बचत होगी, जी। है ना। तो फिर हम्म। वहां पे हम सजग हो जाते हैं, तभी ऐसा रहता है। तो व्यक्ति के पास स्वयं में परिमार्जन के लिए अभी निश्चित कार्यक्रम नहीं है। ये काम अपने को स्वयं में भी करना है, परिवार के सदस्यों में भी करना है। तो एक तो हमारे अंदर स्वयं में काम ये शुरू हो जाए, तो उसमें ये भी एक आवश्यक भाग होगा कि ऐसा हो सकता है कि जब आप दूसरे का ध्यान आकर्षण कराती हैं और दूसरा आपके अनुसार नहीं चलता, तो हम्म। आप स्वयं में दुखी हो जाती हैं या निराश हो जाती हैं, और संबंधों में उसका एक रिफ्लेक्शन आने लगता है, तो जी लोग भी फिर उससे उत्साहित नहीं महसूस करते, जी है जी ना। भैया, ये भी वो हो सकता है। डिफरेंस की बात करूं, जैसे अभी घर में सहयोगी जो भी है व्यक्ति, वो तो उस चीज को बिल्कुल समझ ही नहीं रहा है, और हम हाँ। चाहते हैं कि वो भी समझदार हो, तो वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है, उससे हमको ही परेशानी होती है। And you're working abroad, I asked you that also. तो उस चीज को, उस गैप को मैं कैसे समझूं, ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रही थी। जी मतलब दीदी। मैं खुद में भी परेशान ना हूँ, ये भी मतलब मेरे लिए जरूरी है।
हाँ, तो आपके लिए भी ये जरूरी है कि जो परिमार्जन लिखा हुआ है स्वयं में, इसके लिए हम ठीक से काम करें, है ना। तो जी क्या हुआ, अभी हम दूसरे से अगर अनुकूल भाव पाकर या कोई अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने का प्रयास करते हैं और नहीं पूरा होता तो निराश होते हैं। जैसे ये भी एक अनुकूल भाव है कि हमने कहा कि भाई लाइट बंद करो और अगले ने लाइट बंद किया और हम दुखी हो गए, यानी दूसरे ने हमारी आज्ञा पालन नहीं किया, हमारा सम्मान नहीं किया, तो हम दुखी हो गए। तो ये भी अपनी अयोग्यता है। तो हम वहाँ दुखी नहीं होंगे, हमको ये समझ में आता है कि अगला व्यक्ति हमारा कहना क्यों नहीं मान रहा। हमको ये भी समझ में आता है कि एक लाइट बंद कर देने से ऐसा नहीं है कि घर में व्यवस्था हो जाएगी या इस व्यक्ति में परिमार्जन हो जाएगा। व्यक्ति में परिमार्जन के लिए तो उसको निरंतर सुख का जो स्रोत है वो दिखाई देना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए जी गौण मुद्दा जी है ना। तो हम पहले उसके लिए बात करेंगे। तो उसमें हमको ये भी देखना होगा कि अभी तक जो हमने कार्यक्रम बनाया अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो समझ के आधार पर बनाया या मान्यताओं के आधार पर बना लिया। क्योंकि बच्चा तो ना नासमझ था ही, या एक अविकसित इकाई था ही जब वो शिशु था। फिर वहां से हमने उसके अंदर जो सूचनाएं भरी, उससे उसके अंदर हो सकता है कई प्रकार की मान्यताएं बन गई। हमने भी भरी होंगी, परिवार के अन्य सदस्यों ने भर दिया, समाज ने भर दिया। अब उसका प्रेरणा जो है वो सुविधा संग्रह हो गया, तो किसी रूप में तो हम भी भागीदार रहे हैं उसमें। तो हम ये अपेक्षा भी नहीं रख सकते कि आज के दिन चूंकि मेरा ध्यान चला गया है सही की ओर, तो उसका ध्यान भी तुरंत चला जाए सही की ओर। ये भी एक चूक है कि जिस क्षण हमको समझ में आने लगती है कोई बात, हमको लगता है बाकी सबको समझ में आ जाए। तो हमारी प्रेरणा बनी तो हमको समझ में आया, अगले को प्रेरणा बनेगी तो समझ में आएगा। तो हम अपना कार्यक्रम तो निश्चित रखेंगे, ठीक है ना। जी बट भैया जी हम दूसरे के साथ उदारता पूर्वक प्रस्तुत होंगे। तो जो हम लोग सम्मान के लिए पूरकता की जो वहां पे डिस्कशन करते हैं, तो दिखता है कि अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, जिम्मेदार हूँ, तो मैं पहले दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, उसको संबंध में आश्वस्त करता हूँ ताकि उसके अंदर समझ विकसित होने की तत्परता बने। फिर मैं उसको समझने में सहयोग करता हूँ। दूसरी बात आपको ये भी दिखाई देगी, ये बात पहले शायद आपके साथ ही चर्चा हुई थी या किन्हीं और साथी के साथ, कि ये भी दिखाई देगा, अभी जो परिवार का आशा है हमारे लिए वही 4-5 लोग हैं और उनमें ही हम गहमा गहमी करते रहते हैं और पूरा नहीं होता तो परेशान होते हैं। अगला व्यक्ति भी परेशान हो रहा है कि इन्हीं इनको हम ही मिल गए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना। तो जो भी बातें इनको दिखाई देती है हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमको एक परिवार का नोशन अब बढ़ा हुआ दिखाई दे। जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे अनडिवाइडेड सोसाइटी का, अखंड समाज का, तो हमको दिखाई दे पूरा समाज ही मेरा परिवार है। अगर परिवार के लोग अभी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाए तो उनको अवसर दिया जाए समझने सोचने का, उसके पहले, है ना, या उसके साथ और जो फैला हुआ समाज है वहां समय लगाएंगे। तो जब तक ये भागीदारी फैल के नहीं करते हैं ना परिवार से बाहर समाज में, तो परिवार में अव्यवस्था को देख के हम भी दुखी होते हैं और परिवार भी हमारे हर बार रोक टोक से दुखी होता रहता है। फिर वो धीरे धीरे संघर्ष का रूप ले लेता है। तो उसमें जिसको लगता है कि वो डोमिनेट हो सकता है उसको हम डोमिनेट कर देते हैं, जिसको लगता है कि डोमिनेट नहीं होगा उसको हम डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। बट जिसको डोमिनेट कर दिया वो भी ऐसा नहीं कि डोमिनेटेड होकर वो चुप बैठ गया, वो भी और तैयारी कर रहा है ना, कि बस जी थोड़ा और बड़े हो जाए फिर रिएक्ट करेंगे। और भैया फिर जो नहीं हमारी सुनता है हम उसको छोड़ना सोचने लग जाते हैं, बस इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो, इससे तो बन ही नहीं सकती। वही वही। तो अभी तो ये भी जरूरी है कि पहले आप तो, है ना, पूरी निष्ठा तत्परता के साथ स्वयं में काम करें। जी दूसरा, जी परिवार की सीमा को सिर्फ वो 4-6 लोगों में न पहचाने, पूरा विश्व ही परिवार है, वहां समय लगाए, ठीक भैया है ना। जी, पर आप जो ये बोले वहां समय लगाए, पर हमारे साथ क्या होता है कि जैसे हम यदि अ, वो सिचुएशन में ही नहीं अपने आप को हैंडल कर पाते हैं या कुछ अटकते हैं, तो ऐसा लगता है मैं बाहर ही कैसे निकलूं। जैसे मैं यदि घर में ही व्यवस्था नहीं बना पा रही हूँ तो मैं बाहर क्या भागीदारी कर पाऊंगी और क्या व्यवस्था बना पाऊंगी, ऐसा एक मेरे मन में आता है भाव। हाँ, ये भाव या ये विचार ठीक नहीं है। देखिए, अभी हमको ये बात स्वीकारने की कि अगला व्यक्ति भी मानव ही है, मनुष्य है, ठीक है ना, चाहे परिवार के भीतर हो या बाहर हो। तो क्योंकि ऐसा घर नहीं कि चूंकि परिवार अव्यवस्थित के है और भीतर है। मैं बाहर निकल के कुछ करने जाऊं तो ऐसा लगता है घर तो पूरा अव्यवस्थित छोड़ दिया है और बाहर हम बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो वो छोड़ा एक, नहीं है, मुझे तो बल्कि वो देखिए देखिए, गैप लगता है कि कई मतलब। बार ये साथियों के साथ ये समस्या आ जाती है कि उनको लगता है कि पहले परिवार ठीक हो तब समाज के लिए कुछ करेंगे।
कई लोग को ये भी हाँ लगता है हाँ पहले मैं ठीक हो जाऊं तो परिवार के लिए करेंगे, बट हाँ मैं कैसे हाँ ठीक होगा, परिवार कैसे ठीक होगा। तो दिखेगा आपको ये जो सामने डायग्राम बना हुआ है कि जी ऊपर की क्रियाओं को जागृत करने के लिए जरूरी है कि मैं भागीदारी करूं। ये देखिए ब्लॉक में ना दो शब्द लिखे हुए हैं, एक आई और एक, जी है ना। तो ये मुझे स्वयं में जो काम करना है वो यहाँ है, अनुभव तक पहुंचने के लिए। साथ में मुझे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए भी काम करना है। जितना जितना मैं फैल कर मानव के साथ, शेष प्रकृति के साथ व्यवस्था में भागीदारी करता हूँ, उतना उतना मेरे अंदर स्वयं में परिमार्जन की संभावना विकसित होती है। और जितना मैं स्वयं में परिमार्जन के लिए निष्ठापूर्वक काम करता हूँ, उतना बाहर भागीदारी के लिए मेरी निष्ठा विकसित होती है। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हम सोचे कि बाहर वाले को रोक कर स्वयं में काम करेंगे, नहीं होगा। तो ये भी एक सामान्य सी भ्रांति है ना, जहाँ हम मान लेते हैं कि जब पहले परिवार ठीक हो जाए तब समाज के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है। परिवार कैसे ठीक होगा? परिवार है ना भी देख रहा है कि समाज में तो कुछ कर नहीं पा रहे, है ना। एक हम ही मिल गए इनको, सुबह से शाम तक उपदेश देते रहते हैं, ठीक, डिक्टेट करते रहते हैं, डोमिनेट करते रहते हैं। कोई बाहर तो इनको पूछता नहीं है। तो परिवार भी अलग ढंग से विचार करने लगता है। तो ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल ये जो भ्रांति है कि पहले मैं ठीक हो जाऊं तो मैं परिवार के लिए करूंगा, या परिवार व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा, या परिवार व्यवस्थित हो जाए तो मैं समाज के लिए करूंगा, है ना, या मानव ठीक हो जाए तब शेष प्रकृति के लिए कुछ करेंगे। ये सब हम खुद से ही अपने अंदर मान्यताएं बना लेते हैं, जो ठीक नहीं है। जी तो ये साथ साथ होता है और एक दूसरे के लिए पूरक है। हम्म। ये बात दिखाई हाँ, देनी जरूरी है। कई बार ये ये गलत भ्रांति मैं टेकअवे ले अपने जाते हैं। अंदर में देख पा रही हूँ भैया जी, कि जैसे मैं इसीलिए सिर्फ खुद पे ही काम करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद ठीक हो जाऊं तो परिवार, और फिर परिवार से मैं समाज ठीक हो जाए तो मैं समाज में जा पाऊंगी। ऐसा मैं ये अपने गलत अंदर क्रम है, नहीं। इसीलिए उत्साह नहीं बनेगा आपका, और एक समय के बाद आप फिर ना हतोत्साहित हो जाएंगे। हम्म। तो फिर उसके बाद आपका उत्साह और कम हो जाएगा कि ना अंदर कुछ हुआ ना बाहर कुछ हुआ। तो ये कार्यक्रम ही बेकार है। अच्छा जी भैया यहाँ जी। पहुंच जाएंगे। ठीक। जी जी जी। हाँ बहुत बढ़िया ध्यान आकर्षण है। ठीक बात है भैया जी। जी। इसमें कई साथी फंस जाते हैं, हम लोगों ने देखा भी, कई साथी फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसको बारीकी से देखें तो इकाई हर क्षण स्वयं में क्रिया है और परस्परता में क्रियाशील है। हम्म, परस्परता को रोककर हम सोचेंगे स्वयं में क्रिया की पूर्णता हो जाए, पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो मैं हर क्षण हूं भी और भागीदार भी हूँ। तो मैं भागीदारी को रोककर सोचूं कि मैं स्वयं में पूर्ण हो जाऊं, ऐसा होगा नहीं। बढ़िया भैया जी, बहुत अच्छा ध्यान आकर्षण हुआ। किसी के व्यवहार से हमें थोड़े से समय के लिए ही क्रोध या झल्लाहट आ रही है, तो हमारी शिफ्टिंग में कहाँ पर हम स्थित हैं? तो आपको ही देखना है। देखिए पहली बात तो उपलब्धि की ये है कि अब आपको झल्लाहट दिखाई दे गया। पहले तो झल्लाहट हो भी जाती थी, अगला व्यक्ति दुखी हो भी जाता था, ठीक, उसके बाद भी हमको होश नहीं होता था कि हमने कुछ कहा। अब झल्लाहट आपने किया और आपको दिखाई दिया, फिर आगे दिखाई देगा कि झल्लाहट का भाव तो आया हमारे अंदर, भले हमने झल्लाया नहीं। तो अंदर अंदर झल्लाहट हाँ, चली, भले उसको यही बाहर नहीं स्थिति निकली। है, यही स्थिति है। हाँ, तो ये तो बड़ी उपलब्धि की बात है कि पहले तो एक्सप्रेशन करते थे बेहोशी में, अब एक्सप्रेशन के साथ कम से कम होश आ गया, अब एक्सप्रेशन के पहले ही होश आ गया। तो दो स्टेप तो हम चल लिए, दो शिफ्टिंग तो हो गई, है ना। आगे काम यह है कि एक्सप्रेशन सब में कभी झल्लाहट का भाव ही ना बने। हाँ, तो उसके लिए अपने को देखना होगा कि अगर झल्लाहट का भाव ना बने तो क्या बने। ये बात हम सहज। सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कई बार हम किसी गलत भाव को देखकर पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, हमको लगता है देखो अब मेरे अंदर गलत भाव फिर से आ गया। बट ये गलत भाव ना आए तो क्या भाव आए हमको स्पष्ट ही नहीं होता है। जी। तो झल्लाहट ना हो तो क्या हो, अगला व्यक्ति गलती कर रहा है, मेरा कहना नहीं मान रहा, हमसे झूठ बोल रहा है, ठीक, बार बार कहने पे भी है ना उसी चीज को दोहरा रहा है। अब हम क्या करें, हमको ये क्लियर नहीं है तो झल्ला जाते हैं। अगर वो क्लियर हो जाए तो नहीं झल्लाएंगे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम सहज स्वीकृति देखेंगे अपनी। हाँ, तो हम देखेंगे कि झल्लाहट ना हो तो क्या हो। तो जब हमको दिखता है कि जो व्यक्ति बार बार कहने के बावजूद गलती कर रहा है, ये इसके योग्यता की कमी है, चाहने की कमी नहीं, तो फिर योग्यता को योग्यता बढ़ाने का में कार्यक्रम बनाएंगे। सर मैं ये जो अभी पॉइंट हुआ था पीछे लक्ष्मी जी का ही था, उसी के ऊपर पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा जी कि
जब हम लोग जब बाहर किसी को समझाने जाते हैं या हमने कोई समस्या देखते हैं, तो उसमें जो मेरी समझ कहती है सर, मैं थोड़ा सा कि जब हम ये देखें कि हमारी वहाँ पार्टिसिपेशन भागीदारी क्या है, कितनी है। जैसे जी मेरी सेल्फ में अपनी और फैमिली मीन्स रिलेशनशिप, लेकिन जब हम बाहर वाले किसी को भी बोलते हैं तो वो हो गया वर्क प्लेस। तो वहां पर ये देखा जाएगा कि हमारी उसमें कितनी भागीदारी है, उस व्यक्ति सामने वाले की कितनी भागीदारी है, तभी हम उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि उस समय कोई हम उसको समझाने जा रहे हैं कोई बात को, उसमें केवल हमारी भागीदारी है, उसकी भागीदारी नहीं है, तो शायद वो नहीं समझ पाएगा, वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर हम किसी को भी कुछ समझाने जाते हैं, जैसे कुमार सर आप हमको समझाते हैं, अब हमें बताते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप टैकल करते हैं, तो हम आपको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आपको नॉलेज है और आपने प्रैक्टिस की हुई और आप प्रैक्टिकली सब चीज बता रहे हैं। तो सेम चीजें सामने वाला भी एक परसेप्शन बना लेता है, जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं रियलिटी और ट्रूथ। सामने वाले को हमारे पास रियलिटी और ट्रूथ दिखाई देती है कि तभी वो हमारी बातों को फॉलो करता है। तो मेरी जो सोच है, समझे, या सबके लिए ये कि हमें अपने आप को पहले जो ट्रूथ है, या जो मतलब जो ये सच्चाई है ना, ट्रूथ कहेंगे हम लोग, रियलिटी जिसे कहते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस तभी आता है। आपने अच्छा एग्जांपल दिया कि सामने वाले व्यक्ति को जब हमने बताया कि पानी की ये इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद कर रहा है या पानी बर्बाद कर रहा है, तो जब उसको लगेगा कि उसकी जो सुख सुविधा इससे जुड़ी हुई है, मतलब उसको लगता है कि उसका जब बिल ज्यादा का आ रहा है जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो उसको अपना भी कंट्रोल कर लेगा। तो सेम सिचुएशन यही है कि बाहर जो भी हमारा पार्टिसिपेशन है, हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने एंड पे अच्छी तरीके से मतलब ट्रूथ का रास्ता अपना के रखें हम अपनी तरफ से, और बाकी समय पर सारी चीजें धीरे धीरे सही हो जाती है। पार्टिसिपेशन में दूसरे को समझाया जाता है। और थोड़ा सा इसमें अगर कुछ कमी रह गई हो तो कुमार जी 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 आपकी देखिए, तो इच्छा से। अगर पार्टिसिपेशन को स्वयं में देखें, वो तो हर क्षण हर संबंध में एक ही प्रकार से है, उभय सुख उभय समृद्धि, है ना। बट एक्सप्रेशन में जब जब आते हैं, तो एक्सप्रेशन में फिर हमारे संबंध में अभी किस प्रकार से निर्वाह हो रहा है, उसके आधार पर तय करते हैं। तो अगले व्यक्ति का कॉम्पिटेंस क्या है, मेरा अभी का कॉम्पिटेंस क्या है, और हमारा कम्युनिकेशन आपस में किस प्रकार से अभी तक हुआ है, उसके आधार पर तय करते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए कहीं आप बैंक में काम कर रहे हैं और सामने काउंटर पे लोग आ रहे हैं, है ना, और क्यू लगी हुई है। अब उनके साथ मेरली आपका एक संपर्क हो रहा है कुछ मिनटों के लिए, वहां पे आप एक कार्यक्रम नहीं बनाएंगे समझाने का, वहां तो व्यक्ति किसी पर्पज से किसी काम से आया हो, उस काम को आप पूरा कर देंगे। परंतु वहां भी आपकी भागीदारी तो निश्चित है। जब भी अवसर मिलेगा या जब भी कुछ ऐसा संयोग बनेगा, तो उनके साथ इस तरह की हम योजना कार्यक्रम पे काम करेंगे, परंतु हमारी भागीदारी निश्चित है। तो इन दोनों को अलग करके चलें कि मेरी भागीदारी तो हर क्षण हर संबंध में एक ही प्रकार से है, ये सेल्फ का डेवलपमेंट हो जाए, यही मेरी भागीदारी है। एसेंशियली अगर देखें तो मेरे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, अगले के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, यही मेरी भागीदारी है। ठीक। बट उसको जो एक्सप्रेस करूंगा मैं, उसमें बहुत सारी चीजों का आकलन करके, अब मेरा कॉम्पिटेंस अभी कितना है, अगले कॉम्पिटेंस अभी कितना है, हमारे संबंध का निर्वाह अभी तक किस प्रकार से हुआ है, आगे के लिए क्या अवसर है, परिस्थिति क्या है, वातावरण कैसा है, इन सबको ध्यान में रखकर मैं उसको करूंगा। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के साथ मैं जैसे ही बैठा और ये सब बातें समझाने लगे, फिर अगला व्यक्ति, है ना, हो सकता है कि इस पूरे हाँ, वस्तु के प्रति विरोध में आ जाए। यस, हाँ, तो काउंटर पे खड़ा होकर आपसे कह रहा है कि हमें टिकट दे दीजिए, और आप समझाने लगे तो वहां पे तो झगड़ा हाँ, शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। कि मैं पहले अपने पे काम करूं, फिर वो अपने आप परिवार, फिर समाज और प्रकृति पे जाएगा। लेकिन थोड़ा काम मेहनत तो अपने पे कम ही हुई थी, और उसके बाद परिवार को चेंज करने में लग गए कि नहीं पहले यहाँ होगा फिर बाहर जाएंगे। तो उसमें काफी परेशान हुई मैं, ऐसा बोल रही हूँ। जी अभी वो जो जी दीदी बात कर रही थी ना, उसी की बात कर रही हूँ मैं। तो तो उसमें मैं बहुत परेशान हुई। लेकिन अभी जब आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले मैं, फिर परिवार, फिर समाज और फिर प्रकृति, हम जहाँ भी कोई सामने है और तो उसके साथ हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह से है, हम क्या समझ रहे हैं, उससे ठीक हो सकता है सीक्वेंस, जी कुछ भी हो। जी
आप ही नहीं कह रहे इनफैक्ट थे ना? देखिए इसमें आपको दिखाई देगा अगर इसको ठीक से प्लेस किया जाए कि मेरे कार्यक्रम के आधार में तो मेरा परिमार्जन है, हाँ, बट मेरे परिमार्जन का मतलब ये नहीं कि मैं बाकी सब भागीदारी को रोक कर अपने आप में लगूंगा। तो मैं भागीदारी करता हूँ परिवार में भी, समाज में, प्रकृति में भी, तभी मेरा परिमार्जन भी होगा। और जितना मैं स्वयं परिमार्जन कर पाऊंगा उतना ही मैं दूसरों के परिमार्जन में सटीक ढंग से भागीदार हो पाऊंगा। तो मेरी भागीदारी चारों स्तर पे होगी। इसलिए आप देखें तो वर्कशॉप में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चार स्तर पर व्यवस्था में जीने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि पहले स्वयं में व्यवस्था सुनिश्चित करो फिर परिवार में जाना फिर समाज में जाना, ऐसा तो कभी नहीं कह रहे। हम कह रहे हर क्षण आप हर स्तर पे जी रहे हैं, हर क्षण आप स्वयं में जी रहे हैं, आप एक परिवार के सदस्य भी हैं, समाज के एक इकाई भी हैं, प्रकृति की एक इकाई भी हैं, और हर क्षण हर स्तर पर आपको व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है। तो वहाँ तो कभी नहीं कह रहे कि एक को रोक के दूसरे को पूरा करना है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अभी आप भी जो शेयर कर रही हैं, जो रश्मि जी शेयर कर रही हैं, उससे है ना ऐसे कई साथियों से परिचय हुआ और उनकी बातचीत से लगा कि वो कहीं ना कहीं इसमें उलझ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना, इसको हम ठीक से ध्यान में रख लें। ये अभी तो हम इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी जो बात कर रहे हैं वो चारों स्तर पर व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीने की बात कर रहे हैं। और जब मैं परिवार, समाज, प्रकृति के स्तर पर व्यवस्था में जीने जाता हूँ तो मैं दूसरे के साथ संबंध का, व्यवस्था का निर्वाह करूंगा ही। अगर मैं रोक रहा हूँ तो मेरे विकास में बाधक है कि नहीं? हेलो। जी जी एक और चीज थी सर कि डे टू डे प्रैक्टिस में जब हम एग्जिस्टेंस को समझ पा रहे हैं कि ये पूरी चीजें चारों अवस्थाएं हैं और इसमें पूरकता है, कोएग्जिस्टेंस है, लेकिन डे टू डे प्रैक्टिस में जब हम दिन भर कोई ना कोई चीज करते हैं तो इसको कैसे उस समय अपने आप से बात करके चीजों को जो भी चीज सामने है, प्रकृति है, चाहे जीव है, चाहे प्लांट है, चाहे दूसरा ह्यूमन बीइंग है, तो कैसे उस समय अपने आप से बात करके उसको मतलब डे टू डे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए कि को एग्जिस्टेंस में अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने थॉट, अपनी फीलिंग्स और उस संबंध को मतलब उस समय ऐसे किया जाए, ऐसा प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? देखिए प्रैक्टिस का मतलब भी क्या होता है कि हमारे भाव विचार में वो बनी रहे बात, हमारे व्यवहार में, कार्य में, भागीदारी में जाए। तो जब भी जैसे ये जो सुबह का हम सत्र कर रहे हैं तो इससे हमारी क्या हो रहा है, सजगता बढ़ रही है। तो जितनी इतनी हमारी सजगता बढ़ेगी उतना तो अपने भाव विचार के प्रति सजग रहेंगे, उतना ही हम व्यवहार कार्य के प्रति सजग रहेंगे। तो उसका निर्वाह फिर सहज रूप से होने ही लगेगा। तो इस सजगता को बढ़ाना है। तो उसमें भी है ना, जब भी आप किसी इकाई के साथ निर्वाह करने जाते हैं, चाहे मानव हो या शेष प्रकृति कोई इकाई हो, हम अपने आप से पूछेंगे यह क्या है। जैसे हमको अपने बच्चे के साथ व्यवहार करना है तो हो सकता है कि हम अपने अभ्यास के जो कंडीशनिंग है उसके आधार पर व्यवहार कर रहे हैं, बट मैं अपने आप से पूछ सकता हूँ बच्चा क्या है, पूछ ही सकता हूँ। तो एक है कि मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, तो ये मैं क्या है इसको मैं अपने आप में पूछ ही सकता हूँ, है ना। मैं पेड़ पौधे के साथ कुछ कर रहा हूँ, मैं पूछ ही सकता हूँ पेड़ पौधे क्या होते हैं, ये मकान बना हुए क्या है। तो मैं जब अपने अंदर ऐसे क्वेश्चन रेज करूंगा तो मेरी सजगता बढ़ती है ना। ये जो मानकर जीने का हमारा अभ्यास हो गया, हम क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, तो हम क्वेश्चनिंग करना शुरू करें, यह क्या है ना, यह क्यों है, इसके साथ मेरी भागीदारी क्या है। इसको हम क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे तो सजगता और बढ़ेगी। तो अभी एक अभ्यास के तौर पे हम है ना जीते जाते हैं, चारों तरफ लोग जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, है ना। हाँ, और ज्यादातर लेवल जो है शारीरिक लेवल पे ही है, जी साइकोलॉजिकल लेवल पे मतलब कॉन्शियस लेवल पे तो कम है। खाना पीना, पहनना, कमाना, ये ज्यादा चीजें हैं और उसी पे दिन भर ज्यादा बात होती, बजाय कॉन्शियसली हम एक एक चीज को बारीकी से लेके चले। तो क्योंकि सब जी लोग जब जी मिलके करते हैं तो सबके शरीर की नीड अलग अलग है और सब मिलके चलना चाहते हैं, तो फिर वही बात हो जाती है कि नजरिया, पर्सपेक्टिव सब अलग अलग है और एक लेवल पे तो थोड़ा टफ ही अभी तो चीजें दिखती है कई बार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने अभी काम शुरू किया है ना। देखिए समय तो हम सबके पास है ही, दिन में 24 घंटे हर एक के पास है, उसके सदुपयोग करने की बात है बस। थैंक यू जी भैया। बस, बढ़िया दीदी। क्या प्रॉब्लम होता है यूएसबी 2 से, क्या शिकायत 3 से क्या टेक अवे हो रहा है,
ठीक है। ये कभी कभी वो तो लिखते हैं, जो डेली जो एक क्लास नोट मेरा पास है, जो क्या क्या सीखते हैं वो लिखते हैं। लेकिन भैया एक हमको प्रश्न है, ये जो आप जर्नल जो बोलते हैं ना, इसको एक्चुअली क्या कैसे फॉर्मेट होना चाहिए अच्छा से, जो कि ये ठीक ठाक से होगा। मेरा है जो है वो लिखते हैं वो डेली क्लास नोट का साथ साथ, लेकिन हम सोच रहे जी अलग से एकदम, जैसे आप बहुत बार बोल रहे हैं, बहुत भैया हम लोग का है वो फॉलो करते हैं, लेकिन हम ट्रूली बोल रहे हैं वैसे एकदम एकदम वैसे सेपरेटली नहीं फॉलो किए हैं भैया। ऐसी मेरा जो क्लास नोट है डेली डेली उसमें लिखते रहते हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं एकदम अलग से एकदम बनाएंगे, तो उसका थोड़ा से फॉर्मेट थोड़ा कैसे होगा भैया, थोड़ा से बोल दीजिए ना तो अच्छा होगा, सो दैट इट कैन बी गणेश वेरी भैया, मच। आप तो अकाउंट्स के फैकल्टी हैं, हाँ है ना? हाँ तो आप तो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस सब खूब बढ़िया जर्नल बनाते हैं। हाँ तो हाँ ऐसे ही स्वयं के बारे में बनाना है कि असेट हाँ मतलब क्या, हमको समझ में आ गया, है हाँ ना? हाँ लायबिलिटी मतलब क्या समझना बाकी है। भैया हम आपसे जानने जा, आप तो मेरा भाषा में आप समझा दिए एकदम। तो एक बार थोड़ा बोलिए ना, आपका हिसाब से जो बहुत यूजफुल होगा और वो अट्रैक्टिव होगा, लाइक दैट, बोलिए ना भैया प्लीज थोड़ा सा। हाँ, वही वही तो आपको ये बनाना है कि हमको क्या अभी तक समझ में आ गया है, ठीक, हाँ हाँ और क्या समझना शेष है। तो जैसे हाँ ध्यान जाएगा तो और भी जो चीजें शेष है समझने के लिए, उसको हम लिखते जाएंगे, हाँ ठीक है हाँ ना? हाँ। और अभी समझ में उसके आ बाद गया तो डे टू डे हम ये भी देखते रहेंगे, या एटलीस्ट वंस इन ए वीक जे ये कितना मेरा पास था पहले, अभी क्या एडवांस हो रहा है उसमें, जो हम पहले लिखे थे जे डाउट है या नहीं समझ रहे, तो अभी वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे करते रहेंगे ना भैया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप डेट वाइज, तो ऊपर में हाँ डेट लिख हाँ दीजिए, हाँ फिर नीचे में, हाँ है ना, जो हमने कल तक दिन भर में अभ्यास किया, जो बातें हाँ ध्यान में आ गई उसको लिख दीजिए, हाँ हाँ जहाँ पे हाँ चूक हो गई उसको लिख दीजिए, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो जो इसके अभी लिए करने एकदम का काम है, सेपरेट एक एकदम बना लेते हैं, जो बहुत सारा भाई बहन हम लोग वो किए हैं, कर रहे हैं, हम मालूम है, लेकिन करेंगे अभी से। ओके, बिल्कुल थैंक यू बना भैया। लीजिए। जी बिल्कुल बना लीजिए। जी बढ़िया थैंक यू भैया। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता था, कल जो एक प्रश्न पूछा था ना, किसी पार्टिसिपेंट ने जो पूछा था कि कोई छात्र पूछ रहा था कि दूसरा व्यक्ति हम पर हमला करे तब क्या करना चाहिए। तो अपने शरीर के जो प्रतिरक्षा करना है, सेल्फ डिफेंस करना, ये भी हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस में भी है, टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। और जब भी कोई हम पर हमला करता है तो अपने आप को डिफेंड करना, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। भगवत गीता में भी यही कहा है कि इसमें 6 तरह के आतताई कहे गए हैं। और जो आतताई है वो ये है कि दूसरे की जो मतलब संपत्ति को आग लगाते हैं या दूसरों पर अभी रुकिए कोई रुकिए भैया, हथियार अभी रुकिए। चलाते हैं। अभी हाँ। वहाँ उतना डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। अच्छा। देखिए, पहले तुमको ये दिखाई दे कि दूसरा तुमको क्यों मारने दौड़ रहा है, हाँ नहीं, वो तो स्थिति बनी वो कैसे? प्रिवेंशन आपका ठीक है कि कॉज में हमको जानना चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन अराइज हो जाती है तो इंडियन पिनल कोड भी दूसरों की हत्या, मतलब हत्या नहीं, उसको ये कहा है कि दूसरों के प्राण लेना भारतीय दंड संहिता में कोई अपराध नहीं है। 7 ऐसी सिचुएशन है कि जैसे एसिड अटैक है, या कोई किसी पर रेप करने आता है, या कोई किसी पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो दूसरों की मृत्यु करना भारतीय दंड संहिता में पूरी तरह से अलाउड है, सेक्शन 96 to 106, जो कि क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें। और दूसरी बात, भगवत गीता में भी कहा है कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, और ये भी कहा है कि तस्मात् युध्यस्व भारत। तो जब सिचुएशन अराइज हो जाती है तो सेल्फ प्रतिरक्षा करना, ये भी हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है। ये कहीं नहीं कहा गया कि कहीं अहिंसा वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है भगवत गीता में। तो इसमें सिर्फ हमको ये देखना चाहिए कि जो कॉज है, दूसरा जो क्यों कर रहा है, तो वो जो प्रिवेंशन के लिए आपने जो तरीका बताया वो ये सही है कि अनडिवाइडेड सोसाइटी यदि हो तो इस तरह की मतलब सिचुएशन ही अराइज नहीं होंगी। लेकिन जब सिचुएशन अराइज हो जाती है तो फिर उसमें कहीं पर भी मतलब हिंसा करने के लिए ना तो भगवत गीता में, ना तो कोई किसी धर्मशास्त्र में या भारतीय दंड संहिता में कोई भी इस तरह का प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ प्रतिरक्षा में ये करना अलाउड है बिल्कुल, कि जब दूसरे को कोई जहर देता है, दूसरों का कोई खेत लेता है, दूसरों की संपत्ति छीनता है, तो ये 6 तरह के मतलब वो आतताई कहे गए हैं। और जो आतताई है तो उन पर मतलब एक ही सेल्फ रक्षा में। हाँ, लेकिन ये नहीं होता है कि जो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इंडियन पिनल कोड में भी प्रतिबंध है कि जैसे पुलिस आती है तो हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि वो फिर कस्टडी में लेता है। कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा, मतलब वो कानून की अभिरक्षा में माना जाता है। दूसरी बात है कि फिर ऐसा नहीं है कि जितना प्रोपोर्शनेट है उतना ही हमको करना चाहिए। ये नहीं कि चलो चोर आ गया लग गया तो उसका मर्डर ही कर डालते हैं, अब तो इतना मतलब अलाउड नहीं है। तो जो भी
मतलब उस पर कुछ प्रतिबंध है कि सेल्फ डिफेंस का राइट कितना होता है। तो ये जो आत्मरक्षा में कार्य नहीं करना, इस तरह की कोई भी उसमें बात इसमें नहीं आती है। कोई नेचुरल एक्सेप्टेंस सभी का यही है कि अपनी प्रतिरक्षा करना है, दूसरों की प्रतिरक्षा करना है। और मान लो किसी पर कोई अटैक हो रहा है, चाहे वो पर्सन अभी हमसे बहुत रिलेटेड सारा हो या फैल ना हो। जाएगा वीरेंद्र जी, बहुत सारा हाँ फैल जी, जाएगा। देखिए हाँ, अभी ओके तो ओके। हमको ये जो स्वयं में जो करने वाला काम है, इस पे तो पहले हम ठीक से ध्यान दें, है ना। हाँ, ये काम अगर स्वयं में नहीं करते हैं, फिर हम दूसरों के साथ विरोध का ही निर्वाह कर रहे होते हैं। तो हम स्वयं में भी विरोध के भाव से भरे रहते हैं, अगले व्यक्ति के साथ भी संबंध में हम संबंध के बजाय विरोध का निर्वाह कर रहे होते हैं, और फिर ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां बनती रहती हैं। अगर हम स्वयं को शरीर मान के जिए तो उसमें भी बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हम खुद ही बनाते रहते हैं। तो पहले तो स्वयं में जो करने का काम है उसको हम देख लें, है ना। दूसरी बात कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन भी गई, तो जो पीनल कोड है, अगर आप देखें तो ये कोई यूनिवर्सल तो है नहीं और ना ही कंटिन्यूअस है। तो ये पीनल कोड भी समय के साथ बदलते रहते हैं। एक देश में एक तरह का पीनल कोड है, दूसरे देश में दूसरे तरह का पीनल कोड है। तो इसमें तो इंडिया पूरा में भी वेरिएशन नया आने देखना वाला पड़ेगा है। जी। इंडिया में भी नया आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट आने हाँ, वाला है। तो इसको आधार बना के तो मूल्यांकन नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ, लेकिन धर्मशास्त्रों में भी यही बात कही गई है कि मतलब अभी वहां आत्मरक्षा भी के आधार लिए मत बनाइए। सेल्फ देखिए डिफेंस देखिए करना जो है ये अलाउड है, और शरीर को प्रोटेक्ट करना ये हमारी ड्यूटी है, अपना और स्वयं का भी, दूसरों का भी। देखिए अभी जो बात हो रही है कि ना तो धर्मशास्त्र के आधार पर हमको ना जांचना है, ना पीनल कोड के आधार पर जांचना है। हमको तो अपनी नेचुरल सहस्त्र के एक्सेप्टेंस आधार पर पर भी हम जांचना यदि बात करें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस पर भी ये है कि सबसे पूछा जाए कि आप पर अटैक होता है या आपकी बहन बेटी पर अटैक होता है तो आपके लिए क्या नेचुरल एक्सेप्टेबल है। तो सबका जवाब यही होगा कि हमको डिफेंड करना चाहिए, प्रतिरक्षा करनी चाहिए। तो सेल्फ डिफेंस जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। है। जी, तो करें, है ना। बट उसमें भी हम देख लें कि उस समय हमारा भाव क्या है, संबंध का है या हाँ, ये विरोध का बिल्कुल है। भाव देखना जरूरी है कि भाव हमारा विरोध का नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये था कि चूंकि मेरे रिश्तेदार है इसलिए मैं इनको छोड़ दूं, ये जो अर्जुन की उसमें भावना थी, तो उसने कहा कि ये चूंकि धर्म के खिलाफ है और ये आतताई लोग है तो इसलिए इनको मारने में कोई पाप नहीं होता है, और इसलिए अभी रुके उसमें रुके, फिर भैया हाँ। ऐसा है ना कि अभी आप बार बार शिफ्ट हो जा रहे हैं। देखिए इतिहास में महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक है ना, उसकी एक पूरी हम्म पृष्ठभूमि बनी। हम्म ठीक। अभी क्या होता है कि जैसे ही हमारे साथ कोई इस तरह की प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, हम तो अपने बारे में मान लेते हैं हम तो धर्म के पक्ष में है, अगला धर्म हम्म के पक्ष में है। ठीक। ना हमको धर्म का पता है ना अगले को धर्म का पता है। हम अपने को अर्जुन और कृष्ण मान लेते हैं, है ना, दूसरे को कौरव मान लेते हैं। हाँ, नहीं, ये एक मेजर चूक है कि जब भी हमको अपने द्वारा किए गए विरोध को जस्टिफाई करना होता है तो हम कोई शास्त्र ले लेते हैं, शास्त्र में हम स्वयं को धर्म के पक्ष में खड़ा कर देते हैं, दूसरे को अधर्म के पक्ष में। दूसरा भी यही गलती कर सकता है, वो अपने आप को धर्म के पक्ष में खड़ा रख रहा है और हमको अधर्म में। इससे कभी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष इस बात से निकलेगा कि मैं भी जहाँ पे हूँ, जिस क्षण में संबंध का निर्वाह कर रहा हूँ, वहां मेरे अंदर भाव क्या है, संबंध का या विरोध का। और ऐसी प्रतिकूल घातक परिस्थितियां एक दिन में नहीं बन जाती, है ना। कुछ एक्सेप्शन भले ही हो सकते हैं, है ना, परंतु हमको डे वन से दिखाई देता है अगर हमारा जीना, है ना, इस अर्थ में है कि मेरा स्वयं का परिमार्जन हो जाए और समाज में परिमार्जन हो जाए, तो बहुत कम संभावना है कि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। अगर मैं सुविधा हाँ, की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान रहा हूँ, संबंध पूर्वक निर्वाह कर रहा हूँ, तो बहुत कम संभावना है कि ऐसी संभावना बनेगी। ठीक है ना। तो पहले हम उसको तो ठीक से जी ले, उसको तो पूरा करें। वो पूरा नहीं करते हैं, है ना, हम खुद गलत जी रहे होते हैं। ठीक। और जब प्रतिकूल परिस्थिति फंसते हैं तो अपने आप को मान लेते हैं कि हम तो भाई अर्जुन है, ठीक, और दूसरा कौरव है, तो ये फिर वहां भी गलती हो जाती है। तो पहले हम समझे। तो अभी देखिए महाभारत में भी जो कहा जा रहा है, गीता में भी जो कहा जा रहा है, उसको हमने नहीं समझा है। ठीक है ना, और हमने उसमें से कुछ ही चीज पिक कर लिया अपने लिए जो हमको अनुकूल बैठा ना। वो तो पूरे समय वीतराग में जीने की बात की जा रही है, वो तो पूरे समय, है ना, राग और द्वेष से मुक्त होने की बात की जा रही है, वो हमको करना नहीं होता है। हम राग और द्वेष में जी रहे होते हैं। ठीक। बट जब दूसरे से विरोध बन जाता है तो हम कुछ श्लोक को, कुछ बातों को लेकर अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं। तो हम राग और द्वेष से तो पहले मुक्त हो। ये राग और द्वेष पूर्वक जो जीना है ना, इसी से युद्ध की संभावना बन रही है। पहले हम उससे तो निकलें। तो ये जो परिमार्जन स्वयं में बात हो रही है, ये उसी के लिए है कि पहले हम संबंध को समझ पाए, व्यवस्था को समझ पाए, अस्तित्व को समझ पाए, तब जाके राग और द्वेष से निकल पाते हैं। नहीं तो यस, दूसरे फीलिंग से हम संबंध की रहे, यस, अपने फीलिंग संबंध की रहे तो फिर विरोध नहीं होगा। सही बात है, प्रिवेंशन के लिए वो सही है।
अभी रुकिए रुकिए, थोड़ा सा है ना, इस पे शॉर्ट समय लगाइए। देखिए क्या होता है कि अभी ये जो एरो बना हुआ है ना, इसको थोड़ा हम ठीक से अपने ऊपर काम करें। क्या होता है कि हम स्वयं में ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय समय समय पर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर ये जो शिफ्टिंग हो जाती है हमारी, ठीक, उसके कारण फिर हम समस्या में जाते हैं। तो पहले हम अपने आप में तो इस काम को सुनिश्चित करें, फिर बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। हमको दिखाई दे कि जो गलत कर रहा है, शोषण कर रहा है, वो भी मेरा संबंधी है ना, समझ के अभाव में ऐसा कर रहा है। चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न है। तो हमने को अपने को ये दिखाई देता है कि जब तक व्यक्ति के अंदर समृद्धि का भाव सुनिश्चित नहीं होता, वो सुविधा संग्रह के लिए दूसरे का शोषण करेगा ही, किसी न किसी रूप में करेगा। तो कभी हमको डकैत लगता है, कभी चोर लगता है, कभी लगता है कि ऊपर बैठ के कोई पॉलिसी बना रहा है वैसा कि हमारी जेब का पैसा दूसरे की जेब में चला जा रहा है कि नहीं। तो हमको मूल समस्या समझ में आया कि मूल समस्या ये है कि व्यक्ति सुखी नहीं है। ये जो जघन्य अपराधी भी हैं, जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, इनके बारे में दिखाई देता है कि आपसे कुछ समय पहले ये मासूम बच्चा था, न तो उसको परिवार में सही शिक्षा मिली, न सही वातावरण मिला, है ना, न शिक्षा संस्कार मिला फॉर्मल एजुकेशन में। तो ऐसा हो गया। वो तो खैर क्रिमिनोलॉजी में 12 अलग अलग थियरी है कि वो अभी वहां भी नहीं क्यों जाते, क्राइम रुकिए, क्यों अभी होते हैं। बार यस, शिफ्ट हो जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए वो भैया, हाँ वो टॉपिक नहीं है हमारा अभी। अभी वो थियरी को एक तरफ रख दीजिए, है ना। हाँ यस। वो तो अभी समाज में लोग जैसे जी रहे हैं उसको नियंत्रित करने के लिए थियरी बनाया गया है। हाँ, अलग अलग लोगों के इंटरप्रिटेशन है, यस, अपनी अपनी स्कूल ऑफ थॉट्स। पूरे लॉ में अगर आप पढ़ें, है ना, जब चूंकि बात उठ गई है, तो लॉ में एक प्रूडेंट मैन का डेफिनेशन आता है शुरू में ही, आपने उसको हाँ पढ़ा हाँ भी होगा, यस, हाँ प्रूडेंट मैन, यस यस। है ना। और प्रूडेंट मैन कैसा जिएगा इसका कोई विवरण नहीं है। आप पूरे लॉ की सारी बुक उठा के देख लीजिए, एक प्रूडेंट मैन क्या होता है उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ वो इतना ही एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं है। कि हाँ, मतलब एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आप जितने भी ये शास्त्र हम पढ़ा रहे हैं ना, उसमें सही आचरण का कोई विवरण नहीं है। तो पूरे लॉ में प्रूडेंट मैन का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। इतना कहते हैं कि प्रूडेंट मैन क्या क्या नहीं करेगा, और जो जो हाँ नहीं करेगा उसको हमने अपराध कहा और उसके लिए दंड तय कर दिया। प्रूडेंट मैन क्या होगा, कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, उसकी समझ क्या होगी, इस पर कोई विवरण ही नहीं है पूरी बात में। आप इसको पूरे लॉ के जितने बुक्स हैं, एकदम आप किसी भी लॉ के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कम से कम 100 बुक्स तो उसके रैक में दिखाई देते हैं, ज्यादा ही। आप किसी बुक को उठा के पढ़ लीजिए, प्रूडेंट मैन क्या होता है, उसका आचरण कैसा होता है ना, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ, सामान्य समझ या कॉमन सेंस कहा गया बस। फिर हम गलत हो गए ना यहाँ पे। अब आप हाँ नहीं, हम समझ कह रहे हैं वर्ड कि जो है ना, प्रूडेंट मैन कल इस पे पर ये भी बोलने वाला था। समझ जो है इसको भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अलग अलग तरह से लेते हैं। समझ को नॉर्थ इंडिया में कुछ लोग पसंद या लाइक या डिसलाइक के सेंस में यूज करते हैं। अभी जैसे ना जाए वहां पे, रुकिए, दुकान में अभी वहां सामान ना लेने जाए। जाते हैं तो सामान किसी ने नहीं खरीदा तो बोलता कि आपको समझ नहीं आया क्या। मतलब वो ऐसा लगता है जैसे हमारी इंटेलेक्ट को चैलेंज कर रहा है, जबकि वो लाइक और डिसलाइक के सेंस में नॉर्थ इंडिया में कुछ लोग यूज करते हैं। जबकि समझ का जो अर्थ है वो साउथ नहीं भैया, इंडिया में वहां या नहीं जाते महाराष्ट्र हैं। में, गुजरात में इस तरह से नहीं है। तो समझ को कुछ लोग पसंद मान लेते हैं। ये भी एक मतलब समझ का एक गलत वो है इंटरप्रिटेशन मेरे ख्याल से। जी जी, तो हमको तो पहले स्पष्ट हो हम्म इस समझ मतलब ये जो ऊपर का हाँ, डायग्राम समझ बना मतलब पसंद हो या ना पसंद या लाइक डिसलाइक नहीं है। जैसा दुकानदार बोलते कि आपको समझ नहीं आया क्या, सामान लिए बिना जा रहे। है। जी, तो ऐसे आप देखेंगे कि अभी जितने भी बुक्स हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें क्राइसिस है। लॉ में प्रूडेंट मैन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्या होता है, कैसा होता है। साइकोलॉजी में शुरू में लिख देते हैं कि जितने भी यहाँ पे सिद्धांत लिखे जा रहे हैं, ये सिद्धांत दो तरह के लोगों पे लागू नहीं होंगे, एक संत पे और दूसरे पागल आदमी पे। फिर बात शुरू करते हैं। हाँ, ये क्राइसिस है आज के दिन एजुकेशन में, क्योंकि जो सही मानव है उसको हमने संत कह दिया, उसको हमने सिलेबस से बाहर कर दिया। ठीक, पूरे लॉ में हमने प्रूडेंट मैन को सिलेबस से बाहर कर दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो हमें तो पहले ये बात करनी है प्रूडेंट मैन होता क्या है, उसका आचरण क्या होता है ना। सोशियोलॉजी में हमने मानव को सामाजिक प्राणी कह दिया, सोशल एनिमल कह दिया, उसको एनिमल कह के बात शुरू की। अब बताइए, जब हाँ आदमी कोई एनिमल मान लेंगे तो उसमें ज्ञान की बात क्या करेंगे। तो पूरे सोशियोलॉजी में ज्ञान की कोई बात नहीं है, ऐसा आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। अब कुछ आदमी तो एनिमल इकोनॉमिक्स कॉन्शियसनेस में है तो एनिमल की तरह ही रहते हैं। इकोनॉमिक्स में सुविधा की आवश्यकता की पहचान कैसे होगी, इसका कोई विवरण नहीं है। ये क्राइसिस है। ये जितने भी किताबें आप उठा के पढ़ेंगे इनमें क्राइसिस है। जितने ह्यूमैनिटीज के, लॉ के, मास कम्युनिकेशन के जितने भी कोर्सेज हैं, है ना, जितने बुक्स हैं,
इसमें क्राइसिस है, उस पर हम कोई बात नहीं करते, और फिर हम उसमें एनालिसिस करना शुरू करते हैं कि भाई है ना 6 तरह के अपराध है जिसमें हत्या हो सकती है, बाकी जो है ये नहीं हो सकता, फिर उसमें ये है ना, उसमें फिर हम कम बेसी करते रहते हैं। हम्म, भाई हम ये तो देखेंगे अपराध हो क्यों रहा है, हम्म, और अपराध बाहर एक्सप्रेशन में बहुत बाद में हो रहा है। जो अपराध एक्सप्रेशन में आ रहा है, जो न्यूज में आ रहा है, उसका लाखवां हिस्सा है जो स्वयं में चल रहा है। हाँ मतलब वो 4 पहले तो स्टेजेस आदमी ऑफ अपराध क्राइम है कर ही कि रहा है। पहले जो है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है, पहले मेंस रिया, हाँ उसके बाद फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट, और उसके बाद एक्टस रियस। ये 4 जी स्टेज जी कि जो मेंस रिया है वो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है, जिसके लिए कानून में कोई पनिशमेंट नहीं है। मतलब दिमाग में गलत सोचना जो है ये अपराध नहीं है। हाँ, प्रिपरेशन में उसको तो ठीक 25% है, करें। अटेम्प्ट में 50% है, और जब एक्ट हो जाता है एक्टस रियस तब 100% पनिशमेंट है। दिमाग में नहीं है, वो भी समझने की बात है, दिमाग का भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सेल्फ का है। और पूरे एजुकेशन सिस्टम में है ना, दिमाग के बारे में बात होती है, सेल्फ के बारे में बात होती नहीं है, क्योंकि मानव को शरीर मान लेते हैं। बढ़िया बढ़िया वीरेन जी, इस पे बहुत सारा थैंक स्कोप रहेगा। थोड़ा यू। सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारी शिफ्टिंग हो जाती है ना, तो अपने जी भैया। नेचुरल एक्सेप्टेंसी से वेरीफाई करेंगे तब तुमको डेफिनेट आंसर्स मिलेंगे, है ना, ओके। नहीं तो फिर इसमें एनालिसिस ही होगा, उससे कुछ निकलेगा नहीं। तो मतलब वो जो वहाँ जो रियलाइजेशन का बात कर रहा है, तो वहां जाकर हम देखते हैं तो फिर वो लौट कर आते हैं, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस का बात जो शुरू से हम जो P2 से शुरू किए थे, तो वो जो लूप का कैसे आप मतलब थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? देखिए लूप जैसा कुछ नहीं है, वो तो एक लीनियर प्रोसेस है। लूप में हाँ तो तब हम जाते हैं तो ये डेवलपमेंट है ना। तो जब हम अनुभव की स्थिति पहुंचते हैं तो हमको वहां पे दिखाई देता है कि जो कुछ अभी हम आंशिक रूप से समझने का प्रयास कर रहे थे, वो हमको अब शून्य में संपृक्तता के आधार पर पूरी तरह से दिखाई देता है। तो हम वापस लौट के जो व्यवहार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लूप नहीं है, उसमें पूर्णता हो रही है। तो ऐसा नहीं है हाँ कि अनुभव में पहुंचकर हमारा व्यवहार कार्य भागीदारी रुक जाएगा, बल्कि अब वो पूर्ण हो जाएगा, आचरण की पूर्णता हो जाएगी, ज्ञान की पूर्णता हो जाएगी। तो तो ये लूप फिर नहीं भी है। वहां से तो नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं देखने से तो पूर्णता नहीं होगा ना सर? देखिए नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब ही क्या हुआ कि ये जो पर्पल कलर में जो लिखा हुआ है ऊपर में, इसका जो पोटेंशियल है मेरे अंदर, वही मेरा नेचुरल एक्सेप्टेंस है। जी, इसको देख देख पाता हूँ तो रियलाइजेशन आता है ना सर? इसको मैं पूरी तरह से देख पाता तो रियलाइजेशन था, उससे पहले कॉन्टेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए मैं काम कर रहा होता हूँ।